सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। एंड इन दिस वीडियो मैं तुम्हें एसएससी सीजीएल 2024 के लिए उसका एग्जैक्ट रोड मैप एक्सप्लेन करने वाला हूं। और उसके लिए मैंने एक मॉड्यूल डिजाइन किया है जो कि तुम्हें अपनी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। ये मॉड्यूल है कंप्लीट रोड मैप फॉर एसएससी सीजीएल 2024, जो कि पहले तो मैंने अपने लिए डिजाइन किया था क्योंकि इस रोड मैप को मैं भी फॉलो करने वाला हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना ये सबके साथ शेयर किया जाए। तो इस वीडियो में मैं इस पूरे रोड मैप को एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप। ये रोड मैप है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज एक पेन एंड कॉपी लियाओ और जो भी इस रोड मैप में है ना वो स्टेप्स अपनी कॉपी में लिखते रहो, क्योंकि इस रोड मैप को फॉलो करने के दो तरीके हैं। या तो तुम अपनी कॉपी में ये पूरा रोड मैप नोट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा तुम उसे अपनी कॉपी में नोट करते रहो। और अगर तुम्हें कॉपी में नहीं लिखना और तुम्हें इस मॉड्यूल का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो तुम इस मॉड्यूल को मुझसे परचेज कर सकते हो। यस, ये मॉड्यूल पेड है क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है भाई। पिछले 15 दिनों से दिन रात इस मॉड्यूल में मैंने लगा दिए हैं। तुम समझ जाओगे इस मॉड्यूल में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और ये कोई नॉर्मल मॉड्यूल नहीं है। जैसे कि तुम इस मॉड्यूल में अभी देख सकते हो, अगर मैं इसमें मैथ पे क्लिक करूं और सिलेबस पे जाऊं तो ये पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस है। और अगर तुम इस पे जैसे मान लो तुमने परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो तुम यहाँ आओगे और यू कैन जस्ट क्रॉस इट ऑफ योर लिस्ट, मतलब तुम्हारा परसेंटेज पूरा हो चुका है। ये एक इंटरेक्टिव मॉड्यूल है स्टेप बाय स्टेप। इसमें सिलेबस, सोर्सेज, मॉक टेस्ट एनालिसिस और स्टेप वाइज प्रोसेस लिखी हुई है पूरी कि तुम्हें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, कैसे कैसे करनी है ताकि तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ये बहुत रिफाइंड मॉडल है। मतलब इतना अच्छा है कि ये मॉड्यूल मैंने अपने लिए डिजाइन किया था। तुम समझ सकते हो क्योंकि मुझे भी एग्जाम देना है तो मैं अपने लिए बेस्ट ही चीज डिजाइन करूंगा। तो इस मॉड्यूल में मेरे हिसाब से तो कोई कमी है नहीं। अगर कोई इस मॉड्यूल को फॉलो करेगा ना तो उसका एग्जाम पक्का निकल जाएगा। लेकिन बात वही है कि फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की सबसे शार्प तलवार भी एक धागा तक नहीं काट सकती अगर उसका यूज ही ना करा जाए। तो मैं रोड मैप एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप तुम कॉपी पेन ले आए होगे, और अगर नहीं लाए हो तो जल्दी भाग के ले आओ वीडियो पॉज करके। और हाँ, इस मॉड्यूल का प्राइस मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले तुम देख लो कि इस मॉड्यूल में है क्या क्या एक्चुअल में। सो इस रोड मैप को स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत होती है कोट से, गिव मी 6 hours टू चॉप अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बेसिक इंग्लिश तो आती होगी। तो ये कोट था अब्राहम लिंकन का और तुम समझ ही गए होगे। ये रोड मैप बेसिकली वही है। दिस रोड मैप इज मी शार्पनिंग माई एक्स, सीजीएल 2024 रोड मैप स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जो तुम इसका ये डिस्क्रिप्शन है तुम पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो में लंबी नहीं करना चाह रहा। तो नीचे मैंने यहाँ दी हुई एक क्लॉक और उसके साथ दिए हुए कुछ हिलते हुए प्लांट्स, जिन्हें देख के तुम्हें शायद थोड़ी मोटिवेशन आए। इनके नीचे एक कोट दिया हुआ है, ग्रो एवरीडे जस्ट लाइक अ प्लांट, मे बी जस्ट अ लिटिल बट ग्रो। मतलब चाहे तुम थोड़ा सा पढ़ो एक दिन में, पर थोड़ा सा ग्रो करो, चाहे बिल्कुल जरा सा ही सही, लेकिन एक प्लांट की तरह थोड़ा सा ग्रो करो। अब इसके नीचे आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज। अगर तुम एक एसएससी स्टूडेंट हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम एक ही एग्जाम दोगे, तुम इन 3 एग्जाम को पक्का दोगे। सीजीएल प्री, सीएचएसएल प्री, सीपीओ प्री, इन सब के स्टार्ट होने में जो टाइम बचा है ना वो मैंने नीचे टाइमर लगा दिया। और एक देखो, जैसे तुम अभी देख सकते हो ये वो टाइमर है। देखो ये काउंटडाउन चल रहा है कि अभी 7 महीने 4 वीक 1 दिन जितना भी टाइम बचा हुआ है। सबसे कम टाइम है एसएससी सीपीओ में, जो कि 3 महीने 2 वीक 1 दिन कुछ टाइम है। तो अगर तुम इस मॉड्यूल को लेते हो तो ये टाइमर तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि हर पर्टिकुलर एग्जाम में कितना टाइम बाकी है। क्योंकि शाहरुख खान की मूवी है ना कोई सी रईस, उसमें कहता है मगज में टाइम बराबर चलना चाहिए। तो ये टाइमर मैंने इसीलिए लगाए हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में टाइम चलता रहे कि कितना टाइम बचा हुआ है एग्जाम में। तो इसके नीचे हमारे पास ये 4 सेक्शन बने हुए हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इनके नीचे 2 सब सेक्शन बने हुए हैं, सिलेबस एंड रिसोर्सेज। अगर तुम इस मॉड्यूल को लेते हो, जैसे कि तुम सिलेबस पे क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस तुम्हारे सामने खुल जाएगा, ये इंग्लिश का खुल जाएगा, यहाँ रीजनिंग का खुल जाएगा। और ये पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज है, सिर्फ जीके को छोड़ के। मैंने जीके में टॉपिक नहीं डाले क्योंकि यार जीके में हजारों टॉपिक है। अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री में चला जाऊँ ना तो 100 टॉपिक की लिस्ट तो एंशिएंट हिस्ट्री से बन जाएगी। तो इसमें मैंने बस सब्जेक्ट डाल दिए, सब्जेक्ट की लिस्ट ही बहुत बड़ी होगी जीके में। तो अच्छा, जो लोग पेन एंड कॉपी लेके इसे नोट कर रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं नीचे भी कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट तुम अच्छे से ले लो। आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया हो क्योंकि मैं इसे बंद कर रहा हूँ। और हाँ, अगर तुम, जैसे मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, अगर तुमने कोई सपोज प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर लिया है तो तुम यहाँ आकर उसे क्रॉस कर सकते हो। तुमने एवरेज खत्म कर लिया उसे क्रॉस कर सकते हो। और तुम इन चेकलिस्ट को सिर्फ ये नहीं है कि एक बार ही क्रॉस कर सकते हो, तुम इसे अंडू भी कर सकते हो कि अगर तुम्हें एक बार तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और तुम इसे प्रैक्टिस के लिए यूज करना चाहते हो तो तुम इसे प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट। तो अब सिलेबस के बाद आ जाते हैं सोर्सेज में ओपन कर देता हूँ सारे सब्जेक्ट्स के, ये रे। सो एज यू कैन सी, ये क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बना था प्लान, तो मैंने इसमें सोर्सेज वो डाले हैं जो मैं फॉलो करने वाला हूँ अगले साल अपने सीजीएल एग्जाम के लिए। तो मैं मैथ क्लासेस फॉलो करूंगा अभिषेक सर की, ये क्लिकेबल लिंक है, इन पे तुम क्लिक करके सीधा अभिषेक सर की क्लास तक पहुंच जाओगे। और ये किरण PYQ बुक का लिंक है, ये कैलकुलेशन की साइट है। जो लोग इस मॉड्यूल को परचेज करेंगे वो अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, कैलकुलेशन प्रैक्टिस सेट पे, तो सीधा उस वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे, जो मतलब कैलकुलेशन प्रैक्टिस की वेबसाइट है, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वो एज आई सेड उन लोगों के लिए अनफेयर हो जाएगा जो इस मॉड्यूल को परचेज करेंगे। तो मैं ये 4 सोर्सेज अपनी मैथ के लिए फॉलो करने वाला हूँ, ये 4 सोर्सेज मैं अपनी इंग्लिश के लिए फॉलो करने वाला हूँ। इंग्लिश के लिए मैं फॉलो करूंगा एसपी बख्शी की बुक मैं प्रैक्टिस के लिए फॉलो करूंगा। और मैं जो सिलेबस के लिए फॉलो करूंगा वो होगा नीतू सिंह वॉल्यूम 1। तो ये है मेरी वोकैब की स्मार्ट बुक, मैं अपनी वोकैब इसी से कवर करने वाला हूँ। इसे मैं ऑलरेडी 4 से 6 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन पूरी बुक मैंने देखो
सारी बुक मैंने ये पढ़ चुका हूँ मैं से, और मैं इसे ही अगले साल दोबारा पढ़ूंगा क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है। वो कैब की ये बुक डिसकंटिन्यू कर दी है शायद इसके ओनर ने, क्योंकि मुझे ये बुक अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे कहीं भी नहीं मिली, तो शायद ये बुक डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो तुम इसे नहीं ले सकते। इसकी जगह तुम्हें वो कैब की कोई अच्छी बुक लेनी है तो तुम ले सकते हो ब्लैक बुक। ब्लैक बुक बहुत अच्छी बुक है वो कैब के लिए, और अगर तुम्हें ब्लैक बुक लेनी है तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरा इंग्लिश के लिए यही सोर्स रहने वाले, इंग्लिश ग्रामर के लिए नीतू सिंह, और प्रैक्टिस के लिए एसपी बख्शी की बुक। ये एसपी बख्शी की बुक है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, और आई थिंक प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए मुझे ये बहुत अच्छी बुक लगती है। इसमें बैंक लेवल तक के क्वेश्चंस है, इसके क्वेश्चंस बहुत टफ है और बहुत एडवांस बुक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस साइट देखो, इस पे फिर से एक लॉक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक इंग्लिश की प्रैक्टिस साइट है, मतलब जिस साइट पे जाके तुम इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता फॉर सेम रीजन। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं रीजनिंग के सोर्सेज पे। रीजनिंग के लिए मैं फॉलो करूंगा क्लासेस बाय अनुभव धनकर सर। ये देखो क्लासेस का लिंक है, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो सीधा मैं अनुभव धनकर सर की क्लास पे जाके लैंड करूंगा। नेक्स्ट मैं इंग्लिश के लिए यूज करूंगा किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, जो कि मैं मंगा चुका हूं। ये मैं हमेशा ये है किरण की दिसंबर तक की अपडेटेड 2950 प्लस क्वेश्चंस वाली बुक। मैं हमेशा पता क्या गलती करता हूँ इंग्लिश रीजनिंग में मैंने हमेशा सही गलती करी है, मैंने रीजनिंग को अंडर एस्टिमेट कराया, और प्री में तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं और मॉक में मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं रीजनिंग में, ऑलमोस्ट 50 में से 50 हर बार ही आ जाते हैं। लेकिन मैंने हमेशा अपना पैटर्न नोटिस कराया, एग्जाम में मैं जाकर रीजनिंग में पक्का गलती करता हूँ, चाहे स्टेटमेंट से क्वेश्चन हो चाहे कोई क्वेश्चन हो, मेरे रीजनिंग में हमेशा मतलब बिलो एक्सपेक्टेशन मार्क्स आते हैं। रीजनिंग में हमेशा फुल मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में मैक्सिमम एक या दो क्वेश्चन गलत होने चाहिए, लेकिन एग्जाम में खासकर मेंस में जाकर मेरे रीजनिंग में बहुत गलतियां होती हैं। इस बार भी मेरे से गलती हुई है और पहले भी मेरे से गलती होते आई है, तो मैं रीजनिंग हमेशा अंडर एस्टिमेट करता था। मैं सोचता था रीजनिंग के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, रीजनिंग के लिए बुक लेने की जरूरत है, तो मैंने ये बुक परचेज की है। ये है किरण की सोल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2023 तक की, और इस साल मैं इसी बुक को फॉलो करूंगा। ये मुझे काफी अच्छी बुक लगी, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस अब तक के लिए आए हैं उनके इन्होंने चार्ट वाइज और टाइप वाइज इन्होंने मतलब चार्ट बना रखे हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप से कितने क्वेश्चन आए हैं। प्लस ये दिसंबर 2023 तक तो अपडेटेड है ही, तो इसमें आज तक के सारे हुए हर एग्जाम के सारे क्वेश्चन है, जितने भी एसएससी ने एग्जाम अब तक कंडक्ट करे हैं इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं। तो आई डोंट थिंक मुझे प्रैक्टिस के लिए कहीं और जाने की जरूरत है, ये बुक मेरे लिए मोर देन इनफ हो जाएगी, और इस साल मैं इसी बुक को फॉलो करूंगा। अगर तुम्हें बुक लेनी है तो इसका डिस्क्रिप्शन भी इसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पागल हो गया भाई मैं। नेक्स्ट जो मैं रीजनिंग के लिए फॉलो करूंगा वो होंगे मेरे मॉक क्वेश्चन के नोट्स, मतलब जब भी मैं मॉक दूंगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे जो मेरे से नहीं बनेंगे ना, उनके मैं नोट्स बनाऊंगा और उन्हें तो मैं फॉलो करूंगा, ठीक है। तो रीजनिंग के सोर्सेज अब खत्म हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं जीके के सोर्सेज पे। जीके के लिए मैं करंट के लिए पहले आ जाते हैं, करंट के लिए फॉलो करूंगा जीके टुडे का यूट्यूब पे। जैसे मैं कह रहा हूँ क्लिकेबल लिंक पे तुम क्लिक करोगे तो सीधा तुम उस पर पहुंच जाओगे। मैं मेन अपना सिलेबस परमार सारी क्लासेस से कंप्लीट करूंगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी सब है, क्योंकि मैंने जीके कभी ढंग से नहीं पढ़ी, तो मैं जीके बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा पढ़नी, और मैं परमार सारी क्लासेस से सारी जीके पढ़ूंगा। उसके बाद जब मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होंगे या प्रैक्टिस करनी होगी, उसके लिए मैं अभी डिसाइड नहीं किया, मैं पिनेकल लूंगा या जीके की किरण की बुक लूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इन दोनों में से मैं कोई एक बुक लूंगा, पर वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, तो यहाँ दोनों दी हुई हैं। करंट अफेयर की मैंने बात कर ली। और जो ये लॉक्ड है, ये लॉक्ड क्या है? ये लॉक्ड है जीके की एमसीक्यू प्रैक्टिस साइट, मतलब इस साइट पे जाकर तुम जीके के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सिलेबस हो गया, सोर्सेज हो गया, अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। नीचे मैंने दिया हुआ है सीजीएल टियर 1 एंड टियर 2 आर एक्जैक्टली द सेम इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, सो फोकस डायरेक्टली ऑन द टियर 2 एग्जाम बिकॉज ओनली टियर 2 मैटर्स एज टियर 1 इज क्वालिफाइंग नेचर। आई डोंट थिंक किसी को समझने में दिक्कत हुई होगी कि टियर 2 ही मेन है, टियर 1 में कुछ नहीं रखा, तो सीधा टियर 2 की तैयारी करो, लेकिन एग्जाम जो पैटर्न ना वो टियर 1 की भी तैयारी करनी है हमें। तो अब आ जाता है हमारे मेन स्टेप्स जो हमें फॉलो करने हैं। पहले दो स्टेप हैं उनके लिए जो रिपीटर्स हैं और जो मतलब पहले भी एक बार सिलेबस पूरा कर चुके हैं, जैसे कि मैं हूं। तो पहला स्टेप है रिवाइज प्रीवियसली मेड नोट्स फॉर ईच सब्जेक्ट फॉर ए क्विक हेड स्टार्ट। मतलब कि क्या, जो तुमने पहले नोट्स बना रखे हैं, जैसे मैंने पहले नोट्स बना रखे हैं, तो सबसे पहले ताकि वो नोट्स वेस्ट ना जाए, एक बार के लिए तुमने अब तक जो भी पढ़ा है ना, जितने भी तुमने नोट्स बनाए हैं वो सारे रिवाइज कर लो। और मैंने यहाँ देखो इसके लिए चेकलिस्ट दी हुई है, जैसे मैं मैथ के मेरे नोट्स हैं वो सारे नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं उन्हें मैं चेक कर देता हूँ। ओके, रिवाइज कर लिए, जीके रिवाइज कर ली, रीजनिंग के नोट्स रिवाइज कर लिए। तो ये जैसे ये नोट्स पूरे हो जाए, सेकंड स्टेप ये है बर्न एंड थ्रो अवे ओल्ड नोट्स एंड स्टार्ट फ्रेश। मतलब कि जितने भी तुम्हारा पुराना मटेरियल है ना, जितने भी तुमने अब तक लिखाई करी है, नोट्स बनाए, वो सारे फेंक दो, अब तक के बनाए हुए सब नोट्स फेंक दो और बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट करो। उसके बाद आ जाता है स्टेप 3, जो बिगनर्स हैं वो यहाँ से शुरू करेंगे। पहला स्टेप है उनके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब तुम कोई भी 5 मॉक दो, भले तुमने अब तक सिलेबस पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया, तुम बिल्कुल आज तुम्हारा पहला दिन है एसएससी की फील्ड में, मतलब तैयारी की फील्ड में, तुम आज 5 मॉक दो। आज मतलब अगले हफ्ते या 1-2 हफ्ते में 5 मॉक दो और उनका एवरेज निकालो। उनका एवरेज जो आएगा ना वो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा एवरेज निकालने की। और 5 मॉक देने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई मॉक आसान आ जाता है, कोई हार्ड आ जाता है। अगर तुम्हारे सामने एक हार्ड मॉक फंस गया, तुम्हारे 40-50 मार्क्स आएंगे हार्ड मॉक में, फिर तुम डिमोटिवेट होगे, स्टार्ट ही नहीं करोगे प्रिपरेशन। तुम्हारे सामने इजी मॉक आ गया, अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लोगे कि मैं तो पहले मॉक में मैंने 110 मार दिए, बिना पढ़े मैंने 110 मार दिए। तो मतलब फील्ड को इवन करने के लिए 5 मॉक दो, क्योंकि 5 में से ऐसा
कभी नहीं हो सकता कि तुम्हें सारे हार्ड फंस जाएं, सारे इजी फंस जाएं। उसमें से कोई एक हार्ड फंसेगा, कोई एक इजी फंसेगा, तो मामला इवन आउट हो जाएगा। और जो तुम्हारा उसमें एवरेज निकलेगा ना, उससे तुम अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानो। लोग बिना स्टार्टिंग पॉइंट की तैयारी स्टार्ट करते हैं, मतलब सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये नहीं पता अभी हमारी कैपेसिटी कितनी है। ये मॉक देने से तुम्हें दो फायदे मिलेंगे। एक तो तुम्हें अपना स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट करीब 90-100 के आसपास होगा, जो अगर पहले दिन तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं 80-90-100 इसके आसपास हो सकता है, कम भी हो। तो एज अ साइड इससे तुम्हें दो फायदे मिलेंगे। एक तो तुम्हें अपना स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, दूसरा फायदा तुम्हें होगा स्टेप 4 में, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड अलॉट टाइम अकॉर्डिंग टू ईच सब्जेक्ट। मतलब कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस तुम्हें 5 मॉक से पता चल जाएगी। जो रिपीटर्स भी अपने आप को ऐसे सोचो कि यार मैं भी बिगनर हूं, मैं भी 5 मॉक दूंगा, मतलब कि मैं खुद अपने आप को बोल रहा हूं कि भाई मैं भी 5 मॉक दूंगा और मैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग लिखूंगा, जो कि मुझे अपनी मतलब मुझे तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहले से पता है, तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस यहाँ लिख चुका हूँ मैं ऑलरेडी। स्ट्रेंथ है मेरी इंग्लिश, मुझे मेरी इंग्लिश ठीक ठीक है, मॉडरेट है मेरी मैथ और रीजनिंग, और वीकनेस है मेरी जनरल अवेयरनेस। मेरी जनरल अवेयरनेस थोड़ी सी ज्यादा ही वीक है, तो मैंने इसे वीकनेस में डाला है। इनके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट स्टेप में अपना टाइम अलॉट करूंगा। जैसे इंग्लिश को मैं थोड़ा कम टाइम दूंगा, मैथ रीजनिंग को थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा, और वीकनेस मेरी जो जीके है उसे सबसे ज्यादा टाइम दूंगा मैं। ये मॉड्यूल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स ही है, इसे तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने स्ट्रेंथ है, इसे मैंने हटा के या मैंने मैथ डाल दिया। अगर तुम्हारी मैथ स्ट्रेंथ है मैथ डाल लो, कुछ भी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। ये मॉड्यूल एज आई सेड इंटरेक्टिव है, तो तुम इसे चेंज कर सकते हो। मैं दोबारा यहाँ इंग्लिश लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप अब आ जाता है टाइम कैलकुलेशन एंड सेटिंग डेडलाइंस। तो देखो यहाँ फिर से 4 कॉलम बने हुए, सिलेबस कंप्लीशन टाइम, सिलेबस प्रैक्टिस टाइम, डेली टाइम अलॉटेड एंड डेडलाइन एंड रिपीटेशन। तो इसका मतलब क्या है? सिलेबस कंप्लीशन टाइम मतलब सिलेबस को एक बार कंप्लीट करने में स्टार्टिंग से मतलब 0 से 100 तक कितना टाइम लगने वाला है। और जो टाइम लिखा हुआ है ना, जैसे मैथ के आगे 250 आवर्स लिखे हुए हैं, ये मैंने कोई रैंडम टाइम नहीं लिख दिया, ये मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है, अपने आप कैलकुलेट करके कि मुझे पूरा मैथ का सिलेबस 0 से 100 तक फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा। ये मैंने अपनी क्लासेस और सब इंक्लूड करके ये टाइम मैंने निकाला हुआ है। इंग्लिश के लिए भी मैंने ये टाइम इसलिए निकाला है 60 आवर्स, रीजनिंग के लिए और जीके के लिए भी। ये मैंने टाइम लेक्चर्स के बेसिस पे और बुक्स जो मैं पढ़ूंगा उनके बेसिस पे मैंने टाइम निकाला है कि मुझे सिलेबस एक बार कंप्लीट करने में इतने आवर्स लगेंगे। और जब मुझे अपनी टोटल आवर्स पता चल गए कि मुझे इतने आवर्स में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग अपना डेली टाइम अलोकेट कर सकता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं सिलेबस प्रैक्टिस टाइम की। चलो सिलेबस पूरा तो हो गया, लेकिन सिलेबस पूरा करने से क्वेश्चंस नहीं बनने लग जाएंगे, क्वेश्चंस बनेंगे प्रैक्टिस करने से। अगर तुमने सिलेबस मैथ का पूरा भी कर लिया ना, तो तुम्हें मैथ के 20 में से तुम्हारे 10 ही क्वेश्चन बन पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी सिलेबस से नहीं बनते, क्वेश्चन बनते हैं प्रैक्टिस करने से। तो नेक्स्ट है सिलेबस प्रैक्टिस टाइम। कंप्लीट हमें सिर्फ एक बार करना है, प्रैक्टिस हमें मल्टीपल टाइम्स करनी है। तो प्रैक्टिस का लूप जितना छोटा होगा ना उतना अच्छा है। मैथ का मेरा लूप है 120 आवर्स का, 120 आवर्स में मैं मैथ का पूरा सिलेबस 0 से 100 तक सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये थोड़ा कम ही है, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा लेके चल रहा हूँ। इंग्लिश में 60 आवर्स लगेंगे मुझे, रीजनिंग में फिर से 30 आवर्स लगेंगे, जीएस में 150 घंटे लगेंगे मुझे एक बार पूरा सिलेबस 0 से 100 तक सारे क्वेश्चंस करने में, पूरा सिलेबस रिवाइज करने में, सारे क्वेश्चंस करने में। ये रिवीजन प्लस प्रैक्टिस टाइम है। नेक्स्ट इसके बेसिस पे हम निकालेंगे अपना डेली टाइम कि अब हमारे पास कितना टाइम है। जैसे सीजीएल के लिए हमारे पास 8 महीने हैं, तो उससे डिवाइड करके हमें अपना डेली टाइम मिल जाएगा। तो डेली टाइम में मैंने लिखा है मैथ को मैं 3 घंटे दूंगा डेली, इंग्लिश को मैं 2.5 घंटे दूंगा डेली, रीजनिंग को सिर्फ 30 मिनट्स दूंगा क्योंकि रीजनिंग अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जीएस को मैं दूंगा 3 घंटे क्योंकि जीएस मेरी सबसे ज्यादा वीक है, तो इसे सबसे ज्यादा टाइम मैं अलॉट करूंगा। और क्योंकि मैथ बहुत वास्ट है और इसे माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैथ को भी मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ही दूंगा। नेक्स्ट आ जाता है हम डेडलाइंस एंड रिपीटेशन पे। अब ये क्या है कि ये है कि तुम्हें अपना सिलेबस कितनी बार कंप्लीट करना है। जैसे सिलेबस कंप्लीट तुम्हें एक बार करना है, लेकिन सिलेबस की प्रैक्टिस है ना वो तुम्हें मल्टीपल टाइम्स करनी है। जैसे मैथ का मैंने लिखा हुआ है, मैथ का 3 महीने में मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, लेकिन जो इसकी रिपीटेशन टाइम है ना कि मैं इसे रिपीट कितनी बार करूंगा, इसका पूरा प्रैक्टिस स्टार्टिंग से एंड तक प्रैक्टिस कितनी बार करूंगा, वो मैंने लिखा हुआ है 3 टाइम्स। ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। इंग्लिश का मैंने लिखा है 1 मंथ में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँ, कर सकता हूँ मतलब, और 5 बार कम से कम इसे मैं पूरा प्रैक्टिस करूंगा। रीजनिंग का फिर से 1 मंथ और 5 बार प्रैक्टिस करूंगा। जीएस का 3 मंथ में सिलेबस पूरा होगा और 3 बार मैं इसके पूरे की प्रैक्टिस करूंगा। अब ये चीजें पेपर पे तो बहुत अच्छी लगती है कि 3 बार प्रैक्टिस करूंगा, 4 बार प्रैक्टिस करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल रियल लाइफ में नहीं होता। रियलिटी में तुम कभी तुम्हारा कुछ काम आ गया, कभी तुमने पढ़ाई नहीं की, तो बहुत सारे दिन और बहुत सारा टाइम तुम्हारा वेस्ट होता है, तो इतनी बार नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, रिमेंबर यू विल ओनली बी एबल टू अचीव 60 to 70% ऑफ व्हाट यू हैव प्लान्ड। मतलब जो मैंने प्लान करा है ना उसका 60-70% ही अचीव कर पाऊंगा मैं। अगर तुमने इसका 60 to 70% भी अचीव कर लिया ना, तो तुम आराम से एग्जाम निकाल लोगे। स्टेप 6 इज क्रिएट अ डेली टास्क एंड अपडेट एवरी डे। अब तुम्हें अपना टाइम पता चलेगा कि तुम्हें कितना टाइम डेली चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अब तुम बनाओगे अपना डेली टास्क शेड्यूल। मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक डेली टास्क और वीकली टास्क और मंथली टास्क शेड्यूल तुम्हारा बना के रख चुका हूँ। तो डेली टास्क के अंदर देखते हैं, ये है मेरे डेली टास्क। इसे मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, स्टडी, एक्सरसाइज एंड पेरिफेरल। वीकली टास्क के अंदर ये मेरे सारे वीकली टास्क हैं और मंथली टारगेट्स ये मेरे मंथली टारगेट्स हैं। अब स्टडी के अंदर आ जाते हैं डेली टास्क में। डेली टास्क में स्टडी के अंदर ये टास्क मेरे डेली के हैं, जो कि तुम अपने अकॉर्डिंग इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। एज आई सेड जो भी मॉड्यूल लेगा, ये मॉड्यूल इंटरैक्टिव है और तुम इसे अपने आप अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये मेरे डेली टास्क हैं। जैसे मान लो मैंने मैथ का टारगेट रखा है 100 क्वेश्चन डेली करने का। अब मैंने मैथ कर ली, टिक कर दे मैंने मैथ खत्म। रीजनिंग के 2 सेक्शनल देने दिन के दे दिए, खत्म। इंग्लिश का 1 चैप्टर करना है, खत्म। फिर से मैंने यहाँ रखा है एक्सरसाइज में मैंने कुछ टास्क रखे हैं। पेरिफेरल में वो टास्क हैं जो मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक हैबिट बिल्ड की। जैसे कि मेरी हैबिट है रीडिंग बुक, तो मैं दिन में बुक रीड करता हूँ, चाहे 10 मिनट करूँ, 20 मिनट करूँ, आधा घंटा करूँ, लेकिन मैं बुक रीड जरूर करता हूँ। मैं फ्लूट बजाता हूँ और मैं टर्किश भी सीख रहा हूँ। तो मैंने ये तीनों टास्क, ये इतने इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, ये मैं तब करता हूँ
हूँ जब मैं फ्री होता हूँ या मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा होता है या फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता, तो वो टाइम भी मैं प्रोडक्टिव टाइम की तरह यूज कर लेता हूँ। तो इन्हें मैं पेरिफेरल टास्क में डालता हूँ। जो भी पेपर पे चीजें लिख रहे हैं ना, ये टाइमिंग भी अपनी खुद की नोट करनी है तुम्हें, और अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी तुम्हें खुद अपने मॉक दे के पता करनी है। बाकी नेक्स्ट स्टेप में जो तुम्हें डेली टास्क शेड्यूल है ना, वो भी तुम्हें ऐसा ही बनाना है 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो अब आ जाते हैं स्टेप 7 पे। स्टेप 7 है क्रिएट अ कंटिजेंसी प्लान फॉर अनप्रोडक्टिव डेज। अनप्रोडक्टिव डेज मतलब ऐसा दिन जिस दिन तुम सुबह उठे तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करा, चलो छोड़ो दोपहर में पढ़ लूंगा। दोपहर होगी, दोपहर में तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करा, छोड़ो शाम को पढ़ लूंगा। शाम होगी, शाम के 8 बजे और तुम सोच रहे हो यार मैंने आज किताब उठा के नहीं देखी, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया, तो अब क्या करूं, चलो कोई नहीं कल से पढ़ लूंगा। लेकिन कल तक में बहुत टाइम है, कल तक में तुम बहुत सारा टाइम और वेस्ट कर दोगे, और हो सकता है जैसा तुमने आज करा ना वैसे तुम कल भी रिपीट करो, फिर ये साइकिल बन जाती है, तुम बहुत सारे दिन लगातार वेस्ट कर देते हो। तो अगर तुम पूरा दिन वेस्ट कर भी देते हो ना और रात के 8 या 10 बज रहे हैं, तो ये 5 चीजें कर लो और सोचो तुम्हारा दिन सक्सेसफुल है। मतलब ये 5 वो चीजें हैं जो तुम अगर एक दिन में कर लेते हो ना, तो तुम अपना दिन प्रोडक्टिव कह सकते हो। अगर तुम रात के 10 बजे भी ये करने बैठते हो ना, तो तुम्हें सिर्फ 2 घंटे चाहिए, 2 घंटे में सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे और तुम खुद को कह सकते हो कि आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव था। तुम्हारा दिन वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम हफ्ते में 7 दिन कभी भी कोई भी नहीं पढ़ सकता। 7 दिन में से हमेशा 4, 5 या 6 दिन ही कोई पढ़ सकता है। ये कंटिजेंसी प्लान उस दिन के लिए है, जो कि मैं इस वीडियो में रिवील नहीं कर सकता। ये सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो ये मॉड्यूल परचेज करेंगे। इसमें मैंने 5 चीजें दी हुई हैं उन सोर्सेज के साथ जिनके साथ तुम्हें करना है। मतलब ये क्लिकेबल लिंक्स हैं। इन 5 चीजों में तुम्हें बस एक लिंक क्लिक करना है और वो टास्क पूरा करना है। ये 5 टास्क तुम्हें करने हैं और तुम्हारा दिन बिल्कुल सेट है। अगर रात को 10 बजे भी तुम्हारे माइंड में थॉट आ गया ना कि मुझे आज का दिन सेव करना है, पूरा दिन वेस्ट कर चुके हो लेकिन सिर्फ 2 घंटे बचे तुम्हारे पास रात के 12 बजने में, और तुम्हें ये दिन सेव करना है, तो तुम इस कंटिजेंसी प्लान को फॉलो कर सकते हो। इसके बाद तुम कह सकते हो भाई मेरा दिन प्रोडक्टिव था, मैंने दिन वेस्ट नहीं किया। और इसके नीचे मैंने एक कोड दिया हुआ है, योर एवरी अनप्रोडक्टिव डे इज अ हाइपर प्रोडक्टिव डे फॉर योर कंपेटिटर। मतलब कि जिस दिन तुम ये सोचोगे ना कि यार आज नहीं पढ़ रहा, उस दिन तुम्हारा कॉम्पिटिटर पढ़ रहा होगा। तो अब आ जाते हैं स्टेप 8 पे, क्रिएट अ मॉक प्लानर। अब मॉक प्लानर क्या है, इसे कैसे यूज करना है, इसका मतलब क्या फायदे हैं, वो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूं, तुम इसे जाकर देख सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग तुम आलसी हो, तुम इस वीडियो को जाकर नहीं देखोगे, तो मैं तुम्हें एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि मॉक प्लानर होता क्या है। मॉक प्लानर बेसिकली ये है कि जैसे तुम कोई मॉक देते हो, तुम्हारे बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं क्योंकि वो इजी मॉक था, तो वो तुम्हारा एक्चुअल स्कोर नहीं है। और तुम कोई मॉक देते हो बहुत हार्ड आ जाता है, तो उसमें तुम्हारे बहुत कम मार्क्स आते हैं, वो भी तुम्हारा एक्चुअल स्कोर नहीं है। तो तुम्हें हमेशा एक एवरेज लेके चलना है। तो ये मॉक प्लानर ऐसा ही एवरेज है। जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ 3 मॉक दिए हुए हैं, एक में मेरे 166 मार्क्स आए तो मेरा एवरेज था 166, नेक्स्ट में मेरे 145 आए क्योंकि मॉक थोड़ा हार्ड था, जो मेरा एवरेज स्कोर है ना वो मेरा 140 चला गया। नेक्स्ट मेरा थोड़ा ईजी मॉक आ गया, मेरे 182 मार्क्स आए तो मेरा एवरेज स्कोर 164 हो गया। तो जब तुम 10 या 20 या 50 मॉक दे लोगे ना, तो एवरेज स्कोर पता है पॉइंट्स में बढ़ेगा और पॉइंट्स में घटेगा। अगर तुम्हारा कोई मॉक बेकार चला गया तो तुम्हारा स्कोर ज्यादा घटेगा नहीं, और कोई अच्छा चला गया तो स्कोर ज्यादा बढ़ेगा नहीं, और जो तुम्हारा एवरेज स्कोर होगा ना वही तुम्हारा एक्चुअल एग्जाम में स्कोर आएगा। मैं लिख के देता हूँ। इस मॉक प्लानर को कैसे यूज करना है वो तुम इस वीडियो में जाके देख सकते हो। लेकिन अगर कोई इस मॉड्यूल को परचेज करता है तुम्हें ये मॉक प्लानर बना बनाए मिलेगा। तुम्हें बस क्या करना है, इस न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे तुम्हें लिखना है मॉक, और यहाँ पे जो भी तुम्हारे मार्क्स आए वो तुम्हें एंटर कर देना। जैसे मान लो तुम्हारे 150 मार्क्स है तो मैंने 150 एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ 150 तुम्हारे एक बार आ गई यहाँ बनी हुई कि तुम्हारे 150 मार्क्स आए, जो ग्रीन में वो तुम्हारे मार्क्स हैं, और नीचे तुम्हारे एक नया एवरेज आ गया 160.75। इसे तुम्हें यहाँ लिखना है 160.75। यहाँ तुम्हारी रिमार्क है, मैंने रिमार्क में कुछ डाला नहीं, तुम इसमें डाल सकते हो कि तुम्हारे मार्क्स क्यों कम आए, तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, तुम्हारी स्पीड कम थी। जब तुम्हें रिमार्क बहुत सारे लिखोगे ना तो तुम्हें पता रहेगा तुम्हारी गलती क्या है, और अगली बार तुम्हारी गलती नहीं होगी। अगर तुम्हें कॉपी पे लिख रहे हो ना, तो तुम्हें खुद के लिए एक मॉक प्लानर, मैंने मॉक प्लानर की पीडीएफ दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी अपने ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, उसे तुम देख लो एक बार जाके। मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ कि इस पूरे मॉड्यूल में क्या क्या है। यहाँ पे है टाइमर्स, 3 टाइमर जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिलेबस सोर्सेज का तुम आई अज्यूम तुम ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले चुके हो। नेक्स्ट आते हैं स्टेप्स टू फॉलो। स्टेप्स एक बार फिर से देख लेते हैं। मतलब पहला स्टेप है अपने नोट्स जो रिपीटर्स हैं रिवाइज कर लो, फिर नोट्स को जला के फेंक दो, फिर एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दो, मतलब 5 मॉक का टेस्ट दो, उसका एवरेज निकालो, वो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहां से तुम स्टार्ट करो। नेक्स्ट स्टेप है अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस और जो तुम्हारा मॉडरेट है उसे अलग अलग लिखो, फिर टाइम कैलकुलेट करो, डेडलाइन सेट करो। टाइम कैलकुलेट मैंने ऐसे कर रखा है, तुम अपने अकॉर्डिंग जो तुम क्लास लेने वाले हो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर लो कि तुम्हें इतने आवर्स पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस टाइम सेट करो, फिर डेली टाइम अलॉट करो, फिर अपनी डेडलाइन सेट करो कि तुम सिलेबस को कितनी बार रिपीट करोगे। अगर तुम सोच रहे हो ना कि सिलेबस सिर्फ एक बार रिपीट करोगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, कि सिलेबस एक बार रिपीट करने से तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर से यू विल ओनली एबल टू अचीव 60-70% ऑफ व्हाट यू हैव प्लान्ड। फिर टास्क लिस्ट क्रिएट करो। मैं टास्क लिस्ट ऑलरेडी जो ये प्लानर लेंगे उसके लिए उनके लिए मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। फिर मैं एक मॉक प्लानर क्रिएट कर चुका हूँ और एक कंटिजेंसी प्लान भी क्रिएट कर चुका हूँ, जो कि तुम्हें तब फॉलो करना है जब तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव ना जाए। इसमें 5 चीजें हैं। अब बात आती है कि इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस वैसे मैंने रखा है 300 रुपीज, ठीक है। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब जो मेरे पार्टिसिपेटिंग
मेंबर है ना मेरे ग्रुप के, चलो मेरे ग्रुप के सारे मेंबर, जो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप के सारे मेंबर हैं, उनके लिए मैंने प्राइस रखा है 250, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए प्राइस है 300, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं उनके लिए प्राइस है 250। तो यार ये है पूरा वो मॉड्यूल जो भाई बहुत दिन लगे हैं इसे बनाने में, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें मैं और भी चीज़ें ऐड करता रहूँगा फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। ऑल्सो जो भी बुक्स मैंने इस वीडियो में मेंशन करी है, जैसे ये एसवी बख्शी की होगी, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, किरण की रीजनिंग होगी, इसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बुक है, तुम इसे जाकर चेकआउट जरूर करना एक बार। आई होप तुम्हें वीडियो एक्चुअल में वैल्यूएबल लगी हो, क्योंकि भाई बहुत मतलब 15-20 दिन लगे हैं इसे डिज़ाइन और पूरा मतलब बनाने में, और कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाने में बहुत मेहनत लगी है इसे। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी।